कुछ लोग जमीन पर बेसुध पड़े थे और उनके आसपास पुलिस से लेकर आबकारी विभाग की टीम के साथ साथ पूरे गांव के लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ देर पहले यहां भारी बवाल हुआ हो और उसके बाद अचानक शांति छा गई है। ये तस्वीरें बाड़मेर के भीमगोड़ा गांव की हैं, जहां अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों की तलाश में आबकारी विभाग की टीम पहुंची थी। इसी टीम के कुछ लोगों के साथ पहले तो पूर्व सरपंच के परिवार के लोगों की नोकझोंक हुई और फिर सब आपस में भिड़ गए। इसी मारपीट के दौरान एक सीआई की वर्दी फट गई तो एक जवान के हाथ में चोट आई। उधर सरपंच के परिवार में से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। फिलहाल अधिकारियों के समझाने के बाद से इलाके में शांति है और आबकारी विभाग की टीम भी अपना काम कर सकती है। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, फैसला एक तरफा ऑन द स्पॉट। जो भी मौके पर मौजूद है सबको हक है इन दोनों को जी भर धोने का। और यही हुआ जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके के सेक्टर 16 में। बुधवार को दो लोगों को कुछ लोगों ने कथित तौर पर पर्स चोरी करने के आरोप में पकड़ा और फिर शुरू हो गए सब के सब। किसी ने थप्पड़ मारे तो किसी ने घूसे, हाथ थक गए तो पैरों से ठोकर मारने से भी बाज नहीं आए। दोनों चिल्लाते रहे, वो चोर नहीं, वो चोर नहीं। लेकिन गुस्से में पागल हुई भीड़ इन दोनों को तब तक पीटती रही जब तक कि वो थक नहीं गए। बाद में पुलिस दोनों को भीड़ के चुंगल से बाहर निकाल ले गई। चूरू पुलिस ने बुधवार को अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर उसके 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह पर आरोप है कि ये फर्जी कॉल सेंटर के जरिए फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से 27 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक, 4,03,000 रुपए कैश और 2 गाड़ियां जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक ठग गिरोह ठगी करने की फिराक में है और उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए हुए सभी लोग दिल्ली और गुड़गांव के रहने वाले हैं। काफी समय से जिले में साइबर अपराध बढ़ रहे थे, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार इस विषय पर कार्य किया गया। आज 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 27 मोबाइल, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक और 4 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। 2 गाड़ियां बरामद की गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है उनके खुलने की संभावना। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों को सुपर चोर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ 1-2 नहीं 4 राज्यों में 71 केस दर्ज हैं और इन पर 150 से ज्यादा चोरी के आरोप हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए इन चोरों ने 1994 में लोहे के ढक्कन चुराने से चोरी के सिलसिले की शुरुआत की थी, जो 17 जनवरी को राजा पार्क इलाके में 2 मोबाइल स्टोर में चोरी की वारदात तक जारी थी। इन दोनों में से एक यूपी और एक दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से 25 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 2 पोर्टेबल स्पीकर, 10 वायरलेस हेडफोन, 11,000 रुपए कैश और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। इन्होंने रात को शटर तोड़कर 25 मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्पीकर, हेडफोन, कैश, जो कि लगभग पूरी एक्सेसरीज और मोबाइल की कीमत 3 लाख के आसपास है, उसकी चोरी की वारदात की। साथ के साथ उन्होंने देखा कि इसमें दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो ये लोग इतने शातिर हैं कि ये सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल कर ले। काले कपड़ों और मास्क से चेहरे को छुपाए चारों आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इन चारों के पास से 3 लाख के जेवर और करीब 60,000 कैश बरामद किया गया है।
आपको बता दें कि ये चारों वही लोग हैं जिन पर उनियारा में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हाथ पैर बांधकर लूट करने का आरोप लगा है। इन लोगों ने उनियारा के वार्ड नंबर 17 बाईजी के मंदिर के पास कुछ दिन पहले दुकानदार इंद्र मोहन जैन और उनकी पत्नी गायत्री देवी के हाथ पैर बांधकर और मुंह में टेप चिपकाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा लिए थे। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 में से 4 आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और अब ये जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं। अलवर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के कुछ समर्थकों पर वहां के एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। घटना तब हुई जब सांसद का काफिला जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा था, जिसमें 8 से 10 गाड़ियां शामिल थी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शाहजहांपुर टोल प्लाजा के बूथ नंबर 4 से हनुमान बेनीवाल की कार निकलती दिखाई दी, लेकिन काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों के निकलने से पहले ही टोल प्लाजा का बैरियर गिर गया, जिससे उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ टोल प्लाजा पर चढ़ाई कर दी। कई समर्थक वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को ही तोड़ दिया। और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ ताड़ दिया है। बवाल बढ़ा तो हनुमान बेनीवाल भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। बेनीवाल जी, क्या मामला हो गया? क्या मामला? इस घटना की वजह से टोल प्लाजा पर थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए। सब्जी बेचने वालों का ये गुस्सा फूटा है दौसा की सब्जी मंडी में आढ़तियों की ओर से तुलाई की दर बढ़ाने की वजह से। तुलाई की दर बढ़ने से हुई नाराजगी, नारेबाजी और हड़ताल की वजह से दौसा के करीब सभी सब्जी मंडियों में सब्जियां इसी कदर रखी रही और सब्जी बेचने वालों ने इसे बेचने से मना कर दिया। दरअसल दौसा की थोक मंडियों में सब्जी तुलाई की दरें बढ़ा दी गई हैं और रिटेल में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि ऐसा होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा जब तक तुलाई की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जाएंगी तब तक सब्जी नहीं बेची जाएगी। पहले 2 रुपए प्रति नग तुलाई के लेते थे और अचानक इन्होंने कल से 5 रुपए कर दिया। इन्होंने आड़तियों ने 5 रुपए कर दिया, जबकि वो वाजिब भी नहीं है। और पहले ये कच्चा बिल देते थे और हम पक्का बिल मांगते। तो हमने इनको कल हमारा लेटर भी दिया था कि भाई आप ये मांगे तो रखेंगे नहीं, आपकी जो ये 5 रुपए नग की है और जो आप कच्ची पर्ची देते हो वो पक्की पर्ची हमको चाहिए। हमने इनको कल लेटर भी भेज दिया था। इन्होंने मौका हमारे गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ ने अपने जवानों को चौकस रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 21 जनवरी से शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट 27 जनवरी तक चलेगा। दरअसल इन दिनों सरहदी इलाके में सर्दी और कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जवानों के लिए चौकस रहना और भी जरूरी हो जाता है। अलर्ट मोड पर आने के बाद बीएसएफ के जवान सरहद पर तारबंदी के निकट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस दौरान कैमल पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। सवाई माधोपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 बाघिन इलाके पर कब्जे के लिए आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद वन विभाग ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। रणथंभौर नेशनल पार्क में उनके बीच पहले भी कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन इस बार तो लगा कि जैसे किसी न किसी बाघिन की मौत तय है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर कुछ दूर तक साथ चलती रही। हालांकि उनके इरादे कुछ और थे। दोनों सही मौके के इंतजार में थी। इसी बीच एक बाघिन को मौका मिल गया और उसने दूसरी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। दूसरी बाघिन ने भी उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद तो लगा कि अब अगला वार उसकी गर्दन पर होगा। इस हमले को सहते हुए दूसरी बाघिन किसी तरह उठ खड़ी हुई। हालांकि वो ज्यादा देर तक उससे मुकाबला नहीं कर पाई और एक बार फिर जमीन पर गिर गई। इन हमलों से वो पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन उसने अपना इलाका नहीं छोड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गई, जिसके बाद हमला करने वाली बाघिन वहां से चली गई।
ये दंगल है। हाँ, ये अलग बात है कि इस दंगल में कुश्ती के दाव पेच नहीं, यहाँ तो नगाड़े बज रहे हैं और लोग पंचम सुर में गा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी टोडा भीम के बड़ापुर जिंसीकापुरा में एक दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस कन्हैया दंगल में टोडा भीम इलाके की राडोली और मानोस गांव की कन्हैया पार्टी, दौसा के नंदरी और गैरोटा पार्टी ने भाग लिया। इस दंगल को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। जिसको जहां मौका मिला था इस दंगल की एक झलक पाने के लिए वो वहां जम गया था। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में उन सभी का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 साल के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरा फेज शुरू होगा। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय हैं। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा, क्योंकि सबकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए खास तरह के सेंसर लगाए गए। दावा किया गया कि इस तकनीक से एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में काफी मदद मिलेगी और यात्रियों को कोरोना की गिरफ्त में आने से बचाया जा सकेगा। ये सेंसर एयरपोर्ट की छतों पर उन सभी जगहों पर लगाए गए जहां ज्यादा संख्या में लोग मौजूद होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होते ही ये वहां बनाए गए कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजकर अलर्ट कर देंगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी लोगों से जरूरी दूरी का पालन करवाने में जुट जाएंगे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और यहाँ पर जो एक सेंसर लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये सेंसर जो है ये अलर्ट करता है स्टाफ को कि किस जगह पर ज़्यादा भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह के 513 सेंसर टर्मिनल 1, 2 और 3 पर चारों तरफ लगाए गए हैं ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम में मदद मिले और लोग बेखौफ होकर यात्रा कर सकें। भारत ने अपने पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए 6 देशों को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेजी। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया के कई देश भारत में तैयार वैक्सीन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भारत की तरफ से सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन की खेप भेजी। भूटान, मालदीव और नेपाल समेत 6 देशों को वैक्सीन की ये खेप उपहार के तौर पर दी गई, यानी इस खेप के बदले भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों से पैसे नहीं लेगी। पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोरोना काल में दुनिया को दवाइयों की आपूर्ति भारत ने कराई है, उसी तरह से वैक्सीन की आपूर्ति भी आने वाले दिनों में भारत पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया को भी कराएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वैक्सीन की पहली खेप भूटान और मालदीव भी भेजी गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी ये वही वैक्सीन है जो देश में कोरोना योद्धाओं को लगाई जा रही है। वैक्सीन के हर बॉक्स पर भारत का झंडा बना दिखा और साथ ही ये लिखा नजर आया कि भारत के लोगों और सरकार की तरफ से उपहार। भारत विश्व गुरु है, उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो अपने लोगों की भी चिंता करेंगे और पूरे विश्व का कल्याण हो। भारत में बनी वैक्सीन को हासिल करने वाला पहला देश भूटान है, जिसे 50,000 वैक्सीन भेजी गई हैं, जबकि मालदीव को 1 लाख वैक्सीन भेजी गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आते ही नेताओं की बदजबानी शुरू हो गई। टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने एक रैली के दौरान एक दिन पहले एक विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर सियासत तेज हो गई। मदन मित्रा ने यह बयान हावड़ा की रैली में दिया था। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। बीजेपी ने भी टीएमसी के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया। कौन किसको चीरेगा
वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग केवल जबानी चीर-फाड़ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों पार्टियों की तरफ से अब शब्दों के तीर भी चलने लगे। एक दिन पहले टीएमसी के गोली मारने वाले नारों के बाद बीजेपी के एक रोड शो में भी ऐसे ही नारे लगे। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का ये रोड शो हुगली में निकाला गया, जिसमें कुछ उत्साही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अचानक गोली मारने वाले नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसे ही नारे इससे पहले दिल्ली के चुनाव में भी गूंजे थे। सड़कों पर तिरंगे झंडे और बीजेपी के झंडे लेकर निकले कार्यकर्ता काफी देर तक देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगाते रहे। बीजेपी के इन नारों को टीएमसी के उन नारों के जवाब के तौर पर देखा गया जो टीएमसी की कोलकाता में हुई एक रैली में लगाए गए थे। रैली में शामिल होने के लिए जा रहे टीएमसी कार्यकर्ता काफी देर तक ऐसे ही नारे लगाते रहे थे, जिनका जवाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी गोली मारने वाले नारों के साथ ही दिया। हुगली में निकला बीजेपी का रोड शो चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, जिसकी अगुवाई शुभेंदु अधिकारी ने की। शुभेंदु के साथ रोड शो में लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह भी मौजूद रहे। हुगली की संकरी गलियों से बीजेपी ने लंबा रोड शो निकाला और शुभेंदु समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक ट्रक में सवार हो गए। आगे और पीछे लंबी भीड़ चलती रही जो लगातार नारेबाजी करती रही। गलियों में दोनों तरफ रोड शो देखने के लिए भी आम लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने घरों की बालकनी और छतों तक पर रोड शो देखने के लिए जुट गए। खुद शुभेंदु अधिकारी बीच बीच में नारे लगवाते रहे। शुभेंदु ने टीएमसी और ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ भी नारे लगवाए। शुभेंदु ने रोड शो के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखे हमले किए। टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस बार जाने वाला है। बंगाल की वोटर ने अपना मन तैयार कर लिया, वो कमल खिलाएगा पूरा बंगाल में। हुगली जिले को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी के रोड शो को शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा गया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के सामने अरिंदम भट्टाचार्य ने पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी गले लगाकर उनका गर्मजोशी से पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में आते ही उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे विजन, जो हमारा टारगेट था, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा है, काम नहीं करने देंगे। वहीं अरिंदम भट्टाचार्य के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की दलील पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया और उन्हें दल बदलू बता दिया। वो पहले लेफ्ट सपोर्टेड कांग्रेस एमएलए था, फिर कांग्रेस से तृणमूल में आया, फिर तृणमूल से भाजपा में नाम लिखाया। हमारा बेस्ट विशेस उनका साथ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने एक मंदिर के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय को तहस नहस कर दिया। इससे पहले इन लोगों ने प्रशासन से हटाने की मांग की थी, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पीछे और बस अड्डे के नजदीक बने इस सार्वजनिक शौचालय को तोड़ने के लिए कई लोग लोहे के पाइप लेकर उस पर टूट पड़े। एक आदमी तो पत्थर लेकर उसे तोड़ने में जुट गया, जबकि कुछ लोग एक गेट को उखाड़ने लगे। हम इसे खुद ही से ढाने में सक्षम है और हम इसे ढा चुके हैं और अभी इसे साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ करेंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी हथौड़ा लेकर एक दीवार को तोड़ने लगा। उसके थकने के बाद वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने हथौड़े से दीवार गिराने का जिम्मा संभाल लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने खूब नारेबाजी की। मंदिर के पास मौजूद इस सार्वजनिक शौचालय को हटाने के लिए उन लोगों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया।
20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने पहले भाषण में कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आज का दिन अमेरिका का है, ये लोकतंत्र का दिन है, ये इतिहास और आशा का दिन है। बाइडेन ने ये भी कहा कि आज हम एक उम्मीदवार की जीत का नहीं बल्कि एक उद्देश्य की, लोकतंत्र के उद्देश्य की जीत का उत्सव मना रहे हैं। देश के नए राष्ट्रपति ने कहा कि जनता की इच्छाओं को सुना और समझा गया है। उन्होंने कहा कि श्वेतों को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता घरेलू आतंकवाद को हराएंगे। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक अमेरिकी हमारी इस लड़ाई में शामिल हो। कामकाज संभालते ही बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन सभी फैसलों को पलट दिया है जिन पर अमेरिका में असहमति थी और उन फैसलों को